कल तक हमने जो सीख लिया वो ये था कि आपने बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में ट्रांजैक्शंस किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है, वहाँ से आपने बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री में ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है और फिर आपने ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करना है। हमने ट्रायल बैलेंस तक सीख लिया कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ओके, आपने कोई एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व किया इसका ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करने का। ट्रायल बैलेंस की जो शक्ल होती है वो समहाउ कुछ इस तरह से होती है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जो बैलेंसेस होते हैं, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, अकाउंटिंग हेड वाइज वो लिस्ट कर लिए जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। ओके, जिनमें के बेशुमार एसेट्स होते हैं जो कि डेबिट साइड पर नजर आते हैं ट्रायल बैलेंस के, उनके बैलेंसेस। लायबिलिटीज क्रेडिट साइड पर नजर आती हैं, इनकम क्रेडिट साइड पर नजर आती हैं, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड पर। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रा होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना होता है कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। ड्राइंग्स हमेशा कॉन्ट्रा टू कैपिटल होता है, आपको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर ही दिखेगा इसका बैलेंस। परचेजेस रिटर्न कॉन्ट्रा टू परचेजेस हैं, हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर इसका बैलेंस मिलेगा क्योंकि क्रेडिट नेचर है। और सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर इसका बैलेंस आपको मालूम होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस, क्योंकि सेल्स रिटर्न जो है वो कॉन्ट्रा टू सेल्स इनकम है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस ही होगा ऑब्वियसली। तो यूँ ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल मिल जाएंगी आपको। ओके, अब मैं अगले स्टेप में आने लगा हूँ। ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया। ट्रायल बैलेंस हमें कोई डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं लेके जा रहा, हमें ये नहीं बता रहा कि बिजनेस के प्रॉफिट्स कितने हैं या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो बिजनेस के प्रॉफिट्स को मालूम करने के लिए और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मालूम करने के लिए हमें बहरहाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे जहन में आती हैं फौरी तौर पे। एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरी बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं आप। और इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। ये क्या होती हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की मेन रीज़न क्या है? हम फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करना चाहते हैं, हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मालूम करना चाहते हैं। जो फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करना है उसका बेसिक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। एसेट्स आर इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। ये आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि इस बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और वो एसेट्स बनाने के लिए सोर्सेज क्या हैं। और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो मालूम करने के लिए इनकम्स में से एक्सपेंसेस को आप लेस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। इसको कहते हैं कि हम एंटिटी की परफॉर्मेंस देख रहे हैं
कि एंटिटी ने जो है प्रॉफिट अर्न किया या लॉसेस में है, ये परफॉर्मेंस है। बात याद रहेगी? बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने, तवज्जो में है। और हम ये भी मालूम करना चाहते हैं कि इस एंटिटी के कैश फ्लोज क्या हैं। इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जो कि अभी इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहरहाल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो कि बनाई जाती हैं। फिर हम मालूम करते हैं कि चेंजेस इन इक्विटी क्या है, ये भी हमारे नेक्स्ट पेपर के सिलेबस में है। और फिर हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में मालूम करते हैं, डिस्क्लोजर्स के बारे में। ये तीनों कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सिलेबस में पढ़ेंगे, FAR 1 में। इंट्रो की हद तक अभी हम ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हम इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं और इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ओके। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं इस इनकम स्टेटमेंट को। ज़ाहिरन इसने हमें प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट बताना होती है। जो मेन कंपोनेंट्स हैं इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट हैं, ठीक है। हम ये बात कर चुके IAS 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स उसने बताए हैं। ये बहरहाल एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि कौन से 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। याद रखना, अमूमन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं अगर वो एलिमेंट्स की बात करता है। एलिमेंट्स भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ये अकाउंटिंग एलिमेंट्स हैं। और जब वो कंपोनेंट्स की बात करता है वो भी 5 हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लोज, इक्विटी एंड नोट्स, ठीक है। याद रहेंगे, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जो इनकम स्टेटमेंट है उसकी बेस में जो इक्वेशन है वो इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट है, और बैलेंस शीट की जो बेस है वो एसेट्स आर इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। कोई एम्बिग्यूटी? लॉजिकली बात बनती है, okay. हम कह रहे हैं कि ये ट्रायल बैलेंस है हमारे पास, ओके। दोबारा देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर या एक्सपेंसेस नजर आएंगे, या एसेट्स नजर आएंगे, या कॉन्ट्रा टू इनकम या कॉन्ट्रा टू कैपिटल नजर आएगा। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर आपको इनकम्स मिलेंगी, लायबिलिटीज मिलेंगी, और ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल मिलेगा, ठीक है। या कॉन्ट्रा टू इनकम, कॉन्ट्रा टू एक्सपेंस आपका परचेज रिटर्न मिलेगा, ओके। वेल, क्रेडिट साइड पे देखें, आपको सेल्स रेवेन्यू मिल रहा है, आपको लायबिलिटीज में क्रेडिटर मिल रहा है, अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। आपको रेंटल इनकम रिसीव हुई, कैपिटल आपका ये ऑनर्स इक्विटी की आइटम है, ओके। कॉन्सेप्ट्स में आ रही है बात। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर आपको बैड डेट्स मिल रहे हैं। शायद आपने पहले ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी थी, लेकिन आप मुझे गेस करके बताइए, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर मैंने आपको बताया कि या तो एसेट्स होते हैं या फिर एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर क्या कोई इनकम या लायबिलिटी या इक्विटी आएगी? तो वो 3 चीज़ें तो पहले ही एलिमिनेट कर देना, ऑनर्स इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम। यानी कि यहाँ पर जो बैड डेट है वो ना ऑनर्स इक्विटी हो सकता है, ना लायबिलिटी इनकम। अब आपने देखना है कि ये या तो एसेट है या एक्सपेंस है। बैड डेट, लॉस, जी बेटे नहीं, कॉन्ट्रा टू लायबिलिटी नहीं है, बैड डेट आसान वाली बात सोचें ना पहले। बैड डेट क्या है?
आपने कुछ लोगों से पैसे लेने थे, बैड हो गए, अब नहीं मिलेंगे, वो डेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो आपका एक्सपेंस है। आप जब एक्सपेंस में लिस्ट कर रहे होंगे तो बैड डेट्स वहां पर लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। टेलीफोन बिल एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, रिपेयर्स सेल्स रेवेन्यू इनकम, परचेजेस expense, salaries expense, machinery asset, creditors liability, debtors assets, furniture assets, land asset, drawings ये आपका कैपिटल में से माइनस होगा, ओके। कॉन्ट्रा रेंट इनकम, इनकम रेवेन्यू, और कैपिटल आपका ऑनर्स इक्विटी में चला जाएगा, ठीक है। आप इसको ऑनर्स इक्विटी लिखना चाहते हैं तो ऑनर्स इक्विटी लिखना है। इधर भी आप ऑनर्स इक्विटी लिख सकते हैं कि ऑनर्स इक्विटी कैपिटल में से माइनस है। तो जब भी ट्रायल बैलेंस आपके पास आए सबसे पहले तो आप ये मार्क कर लें, एसेट एक्सपेंस ऑनर्स इक्विटी लायबिलिटीज एंड इनकम, ये मार्क कर लें, ये आदत बना लें, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लें। अच्छा, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है, कह रहा है कि आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री अगर हुई होती, अब जरा लॉजिक सुनिएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री हुई होती तो इसके लेजर अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट पोस्ट हुआ होता, और अगर लेजर में डेबिट या क्रेडिट पोस्ट हुआ होता तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस में इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा होता। अगर इसको ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है तो इसका मतलब है कि इसकी डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉग्नाइज नहीं हुए, लिहाजा इसका डेबिट जो है वो एसेट है, स्टॉक, और क्रेडिट जो है इसका परचेज में से माइनस है। परचेज को माइनस करेंगे तो मतलब परचेज क्रेडिट हो रही होंगी ना। अब ये बात वो है जो कि मैंने आपकी क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुका, पीरियोडिक और परपेचुअल के रेफरेंस में हल्की सी बात की थी, आज दोबारा बोल रहा हूँ। लॉजिक्स पे आ जाएं। आपने जितनी गुड्स परचेज की थी सबको एक्सपेंस करार दे दिया था, सारी ना बिक सकी। आपने कितनी परचेज की थी? 28,500 की। तमाम की तमाम गुड्स नहीं सेल हो सकी, उनमें से 9,960 की आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे कि ये एक्सपेंस नहीं है, और उसको अपना एसेट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट की डेफिनेशन ये है कि उसने इकोनॉमिक बेनिफिट देना होता है आपको फ्यूचर में। जो मैं इस वक्त यहाँ लिखने जा रहा हूँ इसके ऊपर मैंने आप लोगों को दोबारा पूछना है, ठीक है? इसलिए इसको नोट भी करें और इस पे महारत भी हासिल करें, जो काम मैं अभी करने जा रहा हूँ। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, आपने ड्यूरिंग द ईयर जो गुड्स परचेज की उसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है। परचेजेस को एज एन एक्सपेंस डेबिट करते हैं, और कैश या बैंक या अकाउंट्स पेएबल यानी कि क्रेडिटर्स आपके क्रेडिट होते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर 300,000 की गुड्स परचेज की, जिनमें 100,000 की गुड्स जो हैं वो कैश देकर परचेज की, और 200,000 की गुड्स जो हैं वो हमने क्रेडिट पे परचेज की। हमारी टोटल परचेज तो 300,000 की है ना। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, ये नंबर 1 बात थी। नंबर 2 वो कहता है सेल्स की एंट्री पास करो, गुड्स
costing rupees 2,50,000 were sold for rupees 420,000. सेल्स की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक डेबिट या अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझ रहा हूं कि आप बड़े लेवल पे पहुंच गए हो, इसलिए मैं कुछ बातें अंडरस्टूड रख के कर रहा हूं। ना समझ आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी परेशानी का शिकार नहीं होना। और सेल्स इनकम क्रेडिट, कितनी सेल्स हुई हैं आपकी? 420 की। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 200 इसमें जो है वो कैश रिसीव हुआ और 220 आपकी जो है क्रेडिट पे सेल्स हैं। सेल्स की अकाउंटिंग एंट्री बड़ी सादा सी है कि आप सेल्स इनकम को क्रेडिट करते हैं, और आप ने अगर कैश रिसीव किया तो कैश या बैंक को डेबिट करते हैं, और अगर रिसीवेबल है तो डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है कि 420 में से 200 कैश रिसीव हो गया, 220 आपका रिसीवेबल है, इसलिए डेटर्स को डेबिट कर दिया या अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और सेल्स इनकम को क्रेडिट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ओके। सेल्स कितनी है दोबारा बताइए? सेल्स इनकम कितनी है? 420। परचेजेस क्या है? 300। अच्छा, अब लम्हे भर के लिए आप भूल जाएं कि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। लॉजिकली मेरे साथ हैं? पक्का? और मुझे ये बताइए कि आपको इस वक्त बोर्ड पर जो दो ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं, लॉजिकली अगर इन दो ट्रांजैक्शंस के बाद आपसे कोई पूछे कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 120 का प्रॉफिट है। ओके जी बेटे। नो वाला क्या कह रहा है? पूरे कॉन्फिडेंस से बताओ। इन्होंने 120 गलत कहा, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूं। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस से बताओ, क्योंकि आप ठीक सोच रहे हो। यस, एक्सीलेंट। माइनस 420 माइनस 250, 170 का प्रॉफिट है, ये कहना चाह रहे हो? एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। अब बताओ प्रॉफिट कितना हुआ है? तो पहले 120 गलत बोला था ना। ओके, कुछ बच्चों को अभी समझ ही नहीं आई। अच्छा देखो बेटे, अब जरा समझिए लॉजिकली। आई अप्रिशिएट कि आपने लॉजिक्स इस्तेमाल की। मैं जब कहता हूं अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, तो अपने आप को लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो, बिल्कुल रिलैक्स होके। आपने 3 लाख की गुड्स परचेज की थी, आपने सेल्स कितने की? 420 की। लेकिन जो 420 की चीजें सेल की हैं, उनकी कॉस्ट कितनी थी बेटे? 250 थी उनकी कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि 300 में से 50 की चीजें जो हैं वो आपकी अनसोल्ड हैं। परचेज की हैं लेकिन अनसोल्ड हैं। अनसोल्ड को हम क्या कहते हैं? हमारा स्टॉक है। मजीद हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी इन्वेंटरी है। हमारी कितनी कॉस्ट की चीजें सेल हुई हैं बेटे? 250 की कॉस्ट की गुड्स सेल हुई हैं, कितने में? 420 में। अब बताओ लॉजिक क्या कहती है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कितना प्रॉफिट हुआ? ये और ये मैच करेंगे तो 170 का प्रॉफिट हुआ ना। जो बच्चे कह रहे थे कि जी इसको इसके साथ मैच करो, उनको अब समझ आ गई कि इसको इसके साथ मैच नहीं करना। वो 120 का प्रॉफिट कह रहे थे ना। वो क्या कह रहे थे कि 420 की सेल्स हुई जो कि 300 की परचेज हुई थी। वो सेल्स में से परचेज को माइनस कर रहे थे। ऐसा करना गलत। सेल्स में से परचेज को माइनस करके प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट होता। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो सेल्स की उनकी कॉस्ट क्या है? जो चीजें सेल की उनकी कॉस्ट है 250। तो 250 की गुड्स आप अगर 420 में सेल कर रहे हैं तो 170 का प्रॉफिट है। अब बात समझ में आती है? ओके।
हमने इस डिस्कशन में क्या पॉइंट सीखा? हमने ये पॉइंट सीखा बेटे कि जो स्टॉक आपके पास ट्रायल बैलेंस से बाहर मौजूद है, ये आउट ऑफ द गुड्स परचेजेस एक एडजस्टमेंट है। आपको याद है मैंने आपको बचपन में एक बात बताई थी कि 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, एक ट्रांजैक्शन है, एक इवेंट्स है और एक कंडीशन है। तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एक कंडीशन है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको पता चली कि जो ट्रांजैक्शन हमने की थी परचेजेस की, उसमें अभी 9960 की परचेज गुड्स इन्वेंट्री में पड़ी हुई हैं, सेल नहीं हो सकी। कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गए आप? ओके, आई गिव यू 2 complete minutes to write in your own words what you just learned in last 5 minutes, please. तो आपने जो बात सीखी है, मैं बहुत सादा अल्फाज में बोल देता हूं, अगर उस तरह से नहीं लिखी तो अपने नोट्स को अकॉर्डिंगली अमेंड कर लीजिएगा कि ऑल द गुड्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर आर नॉट एक्सपेंस। Few of the purchased goods that remained unsold are transferred to assets as inventory or closing stock by reducing the amount of goods purchased. And then the amount of total sales income is matched with the amount of cost of sales, which is worked out by subtracting closing inventory from the purchases. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ये आपको एग्जाम्पल आपके सामने लिखी है, उसको आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दें, बिल्कुल ठीक आपके नोट्स बन जाएंगे। ओके, वेरी वेल। तो ये हमारी जो इन्वेंट्री है ट्रायल बैलेंस से बाहर मौजूद, एक तरफ तो हमारा एसेट बनेगी। एसेट क्यों? क्योंकि इसने फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देना है हमें। और दूसरी तरफ हमारे परचेज में से माइनस होगी क्योंकि परचेजेस ज़्यादा रिकॉर्ड हुई हुई हैं, उसमें से लेस करेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए हमारी इनकम में सेल्स, हमने अगर इधर आप देखिए इनकम में 2 इनकम्स थी, 1 और 2, 40,600 और ये 2 इनकम्स थी। आइए जी, ये इनकम हमारे पास आ गई। गॉट द पॉइंट? ट्रायल बैलेंस है। अब एक्सपेंसेस को लिखना शुरू करेंगे, यहां से एक्सपेंसेस वाली चीजें उठाएंगे। बेहतर होगा अगर पहले परचेज वाला एक्सपेंस लेके फारग कर दें उसको, इन्वेंट्री के साथ एडजस्ट करके। ये आपका परचेज और इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट आ गई, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आ गई। यहां तक किसी को कोई जरा बराबर भी प्रॉब्लम है, कोई एम्बिग्यूटी है, नहीं समझ आ रही तो पूछें प्लीज। क्लियर है? उसके बाद जितने भी आपके एक्सपेंस हैं वो सारे बिल तरतीब लिखते हैं। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस आपने लिख दिए और टोटल कर लिया एक्सपेंसेस का। ये आपके टोटल एक्सपेंसेस आ गए। तो अब आपका एक्सपेंस परचेजेस नहीं है, बल्कि परचेज में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस की डेफिनेशन दोबारा बोल रहा हूं, याद कर लीजिए और समझ लीजिए। द कॉस्ट दैट एक्सपायर्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड इज एक्सपेंस। रिपीट कर रहा हूं, लिखिए, याद नहीं रहेगी, भूल जाएंगे। द कॉस्ट दैट एक्सपायर्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड इज एक्सपेंस। ठीक है, द कॉस्ट दैट एक्सपायर्स। अब आपने परचेज की थी 28,500 की, सारी एक्सपायर नहीं हुई, कुछ ने आपको बेनिफिट देना है फ्यूचर में, तो जो फ्यूचर में बेनिफिट देना है उनको उठा के एसेट में ले जाएं। अब देखिए ये 9960 यहां से आपको एसेट में आता हुआ नजर आ रहा है इस जगह पर। ठीक है बेटा,
ये मैंने एरो हेड लगाया। तो आपने 9960 को ऑल द हमारी परचेज थी ये, लेकिन परचेज गुड्स ने बेनिफिट तो नहीं दिया ना इस रिपोर्टिंग पीरियड में, देयरफॉर उसको उठाकर हम कहाँ ले गए, एसेट में, क्योंकि अगले साल बेनिफिट देगी जब बिकेगी। एक्सपायर तो तभी होगी ना जब बिक जाएगी, अभी तो हमारे पास पड़ी हुई है वो चीज। और ये बैड डेट लॉस है हमारा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर लिया, टेलीफोन, स्टेशनरी, सारे एक्सपेंस टोटल 27,916 के हैं। हमारी इनकम्स 41,600 की हैं। तो इनकम्स में से एक्सपेंसेस को लेस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया बेटा। प्रॉफिट जो होता है किसका हक होता है, ओनर्स का। देयरफॉर आपने इसको उठाया और ये ओनर्स इक्विटी में शो कर दिया। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। लर्न करते जाओ साथ साथ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो तो मोहल्ले की सतह पे जनाब कोई एवं गुली डंडा नहीं खेल रहे कि शॉट लग गई ना लगी तो खैर है, ठीक है। क्या लर्निंग ली कि जो इनकम्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, आपके अल्टीमेटली ऑनर्स इक्विटी का पार्ट बनते हैं, उनको ऑनर्स इक्विटी के ग्रुप में लेके जाना है। जो इन्वेंट्री है परचेज में से लेस की और उसको एसेट्स में लेकर जाना है आपने। ये गलती आपसे अब जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए, इतनी तवज्जो से पढ़ें। अब आपने ट्रायल बैलेंस में से बाकी तमाम एसेट्स उठा लिए, ट्रायल बैलेंस में से बाकी तमाम लायबिलिटीज उठा लें, और ट्रायल बैलेंस में से जो कैपिटल और ड्राइंग्स की अमाउंट थी वो आपने लिख लें। देख लीजिए आपके पास जो ट्रायल बैलेंस में अब जितने भी एसेट्स हैं उनको यहाँ से उठाया और एसेट की लिस्ट के अंदर आपने लिख दिया डेटर्स हमारे ये हैं, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, और लायबिलिटीज़ में आपके क्रेडिटर्स। तो आपने जब टोटल किया तो आपके टोटल ऑफ एसेट्स आर इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। इक्वेशन टैली हो गई। एनी कन्फ्यूजन? पक्का? ये चीज़ मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दी। द कॉस्ट दैट एक्सपायर्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग ईयर इज रिपोर्टेड एज एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, देयरफॉर to be reported in the assets. Okay? Income statement and balance sheet are the two most important components of financial statement. Accounting equation correspond to the components of financial statement. Ultimately ये एक किस्म की अक्कासी कर रही होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ लेके जा रही होती है। अब आ जाए इसके प्रॉपर फॉर्मेट की तरफ। अभी तो जस्ट कॉन्सेप्चुलाइज कराया था बात को। जब इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा तो आप कंपनी का नाम लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, और आप उसका पीरियड लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन द डे। फॉलोड? फिर ये आपका रिपोर्टिंग कॉलम है और ये वर्किंग कॉलम है। ये डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है, प्लीज याद रखिएगा। आप या आप वर्किंग कर रहे हैं। क्या वर्किंग कर रहे हैं? देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था और परचेजेस थी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो ये वर्किंग आप अगर फेस पर नहीं करना चाहते तो आप वर्किंग नोट्स में कर लें, साइड पे बाहर निकल के कर लें। दोबारा बोल रहा हूं, जाग रहे हो? ये डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट को वर्क करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए आपने जो है एक इनर कॉलम यूज किया, उसका इनर कॉलम है, याद रहेगा। आपने सेल्स लिखी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस किया तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को आप कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखिएगा हमने यहां पर टोटल इनकम्स में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस किया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सिर्फ सेल्स इनकम को उठा रहे हैं और उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ मैच कर रहे हैं। जो प्रॉफिट आएगा उसको हम कहेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट में हम बाकी की इनकम्स को ऐड करेंगे और बाकी के एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, तो जो प्रॉफिट आएगा उसको हम कहेंगे कि नेट प्रॉफिट है। अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट सेम आएगा जो हमारे पास इस वक्त यहाँ पे है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। फॉलोड? आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो बाकी मानदा जो एक्सपेंसेस है उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जा रहा है, और जो बाकी मानदा इनकम है उसको अदर इनकम कहा जा रहा है। तो आपके पास
अमाउंट आ जाएगी नेट प्रॉफिट की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगेन इसके ऊपर मैंने नोट्स दे दिए। Although the purchases account is an accounting head that belongs to the main head expense, but all the goods purchased are rarely sold out. बहुत कम होता है कि सब की सब बिक गई इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल में खरीदी थी उसी साल में। उनको एडजस्ट किया जाता है विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, उनको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के साथ एडजस्ट किया जाता है। क्या कैलकुलेट करने के लिए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? आपने प्रॉफिट मालूम करना होता है कि मोटा मोटा बिजनेस जो कर रहा है वो कारोबार प्रॉफिट्स में है, लॉसेस में है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम और प्रॉफिट हमारे पास आ गया। मैचिंग प्रिंसिपल इनकम स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट जो एक्सपायर हो जाती है एक्सपेंस है, बार बार ये बात कही जा रही है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पहले हमने क्या किया था, सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज इकट्ठी कर दी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको अलग से लिख रहे हैं, जो करंट एसेट्स हैं उनको अलग से लिख रहे हैं। टोटल एसेट्स यही हैं लेकिन उनको अलग अलग कर रहे हैं। ये हमारे ऑनर्स इक्विटी की आ गई बात, और लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ आ गई, और ये हमारे टैली कर गए। मैं अब आप लोगों को ये वक़्त दे रहा हूँ, जो भी सीखा, मुझे पता है अभी इट्स लिटिल अर्ली कि आपको मैं एकदम से कह रहा हूँ कि जी इसको फॉर्मेट के अंदर बनाएं, लेकिन बनाएं। आई गिव यू 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, व्हाट्सएवर। जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया है, जितना भी दिमाग में है, जितना भी दिमाग में है, ओके। मुझे बताइए सेल्स इनकम 40,600 पे कोई इशू? एनीबॉडी? क्लियर है? ओके। ओपनिंग इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में दी नहीं हुई इसलिए 0 है। परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाएगी। ये मैंने आपसे कहा कि ये इनर कॉलम है हमारे लिए, वर्किंग इसमें करके बाहर लेकर जा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 22,060। ओके, जिस बच्चे को इसमें इशू है वो हाथ खड़ा करे ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में, प्लीज़। ओके जी बेटे, क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली? ओवरऑल नहीं समझ आ रही जी, कुछ समझ नहीं आ रही? ओके, नो वरीज। आपने ट्रायल बैलेंस को एक्सट्रैक्ट किया, अपना तस्वीर खींची तरफ ट्रायल बैलेंस की। ओके, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आपने इनकम टिक किया हुआ था। पहली बात तो ये है कि आपने इस स्टेटमेंट के अंदर इनकम्स में से एक्सपेंसेस को लेस करना है। मैंने जिस तरह से बात को आगे बढ़ाया था वो ये थी कि आपने तमाम इनकम्स में से तमाम एक्सपेंसेस को जब लेस करना है तो आपके पास ये प्रॉफिट की फिगर आनी है। ये बात मैंने की थी। आप एक काम करें, ज़रा ट्रायल बैलेंस को अपने सामने रखें और कैलकुलेटर अपने हाथ में पकड़ें, ठीक है? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे देखें, आपको सेल्स की अमाउंट 40,600 और अदर इनकम, एक रेंटल इनकम 1,000 की नज़र आ रही है। उन दोनों को ऐड करें, क्या बनता है? 41,600। ये 41,600 कहीं पर साइड पे लिख दें, 41,600 साइड पर कहीं लिख दें। ये टोटल क्या है? टोटल इनकम है। ओके, अब जो जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ उस तरह से सीखना बेटे। मेरे सिखाने का थोड़ा सा इस वक्त राउट लंबा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको किसी एक पॉइंट पर पहुंचाना चाह रहा हूँ। टोटल इनकम्स आपके पास आ गई 41,600 की, ये इनकम्स हैं। अब तमाम एक्सपेंसेस का टोटल करें आपके पास, जो ट्रायल बैलेंस में जिनके साथ ई लिखा था उसमें लिखें, परचेजेस के साथ ई लिखा था, 35,600, इसमें 28,500 है, और इसमें ये 305, 1506 ये सारे टोटल हैं, ठीक है? इन अ वे मेरी तसल्ली के लिए ज़रा आप बताइए, इन सब का टोटल बनता है 9376। कैलकुलेटर पे लिखे 9376 लिखिए कैलकुलेटर पे, प्लस करें 28,500 उसमें परचेजेस का, 28,500 प्लस करें, कितना आता टोटल?
378 सॉरी 37876, उसमें से ये 9960 माइनस कर दें, जो कि आपकी इन्वेंट्री थी। क्या आता है? 27। अच्छा, अब मैंने किया क्या उसको समझ लें। ट्रायल बैलेंस पे जितने भी एक्सपेंसेस थे उन सबको मैंने टोटल किया, क्या आया? 37876। ओके, यहाँ पर मुझे सिर्फ इस पॉइंट पर बताएं, जिस बच्चे को समझ नहीं आई ये मैंने क्या किया और अभी भी वो हवा के अंदर है, कोई उसको बेस नहीं मिल रही। बिला तकल्लुफ, जब मैं कह रहा हूँ बिला तकल्लुफ तो उसका मतलब बिला तकल्लुफ बता दें मुझे। ट्रायल बैलेंस में मौजूद जो एक्सपेंसेस थे जिनके साथ ई मैंने लिखवाया था आपको, उन सब का टोटल बनता 37876। ये बात मैं बोल रहा हूँ सादा अल्फाज में, समझ आ रही है? उसमें से मैं इन्वेंट्री को माइनस करवा रहा हूँ क्योंकि ये परचेजेस के अंदर शामिल थी, लिहाजा परचेज में से माइनस करना चाह रहा हूँ मैं। हमारा एक्सपेंस नहीं है ये, तो एक्सपेंस की लिस्ट से निकालने के लिए उसको माइनस कर दिया, तो मेरे टोटल एक्सपेंस 2791। तो अब मैंने टोटल एक्सपेंसेस को सेल्स इनकम में से लेस किया, तो मेरे पास एक प्रॉफिट आना चाहिए। क्या आ रहा है प्रॉफिट? इसमें से 41600 माइनस 27916 करो, जरा कैलकुलेटर चलाओ यार, अदरवाइज नहीं समझ आएगी, यकीन करो। 13684। तो ये वही वाला प्रॉफिट नहीं है जो यहाँ पर हमने इस तरीके से निकाला। ट्रायल बैलेंस पे आपने कहा जितने एक्सपेंस हैं उनको ऐड करना। यस तो सर उनको ऐड किए तो वैल्यू आ रही 35676। 35676 नहीं, आपने कोई एक सही ऐड नहीं किया, दोबारा ऐड करें। ट्रायल बैलेंस में देखें 28500 है आपके पास परचेज एक्सपेंस, उसको लिखें ट्रायल अपने कैलकुलेटर में। 37876 आ गया। जिन्होंने अभी तक नहीं टोटल किया वो भी टोटल करें और मुझे बोले ऊंची आवाज में कि यस सर 37876 आ गया। तमाम एक्सपेंसेस का टोटल हो गया सबका? ओके, अब मैं एक बात पिछले आधे घंटे से आपको रिपीटेडली कह रहा हूं कि स्टॉक एक्सपेंस नहीं है। कॉस्ट जो एक्सपायर नहीं हुई उसको एक्सपेंस की लिस्ट में ना रहने दो, उसका ताल्लुक एक्सपेंस के ख़ानदान से नहीं है, एक्सपेंस फैमिली से उसका ताल्लुक नहीं है। ये बात मैं क्या कह रहा हूँ? ये कह रहा हूँ कि परचेजेस जिसके साथ ई लिखा हुआ था उसके बारे में फर्दर एक कंडीशन पता चली कि वो परचेजेस असल में ई फैमिली से सारी की सारी ताल्लुक नहीं रखती। उनमें कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जिसको ई फैमिली से निकाल के एसेट फैमिली में डालना है। ये बात समझ आ रही? मेरे अल्फाज आसान है मुश्किल है? 27916 ये अब आपके ई कैटेगरी फैमिली आ गई सारी। ये सारी ई कैटेगरी फैमिली को आई कैटेगरी के साथ मैच करो। आई क्या है आपके? इनकम्स। टोटल इनकम्स कितनी थी? 41600 की। 41600 की आपकी टोटल इनकम्स थी ना? सब मानते हैं कि 41600 की टोटल इनकम्स थी। उनमें से टोटल एक्सपेंसेस 27916 लेस करो, क्या प्रॉफिट आता है? वो यही है जो मैं इस वक्त टिक कर रहा हूं। अच्छा, अब बात ये है कि मैंने तो बड़ी सादा सादा आपको ये प्लस माइनस करवाया जो बॉक्स कर रहा हूं मैं इस वक्त, इधर देखो बोर्ड पर ये करवाया, लेकिन हमने जी बेटे सर एक्सपेंस में से 9960 माइनस करना था जो स्टॉक का था। जी बेटे तो सर 27716 27916 आएगा। 716 दोबारा करो जरा। 37876 37876 माइनस 9960 916 है। ठीक है बेटे, 27916 को माइनस करें 41600 से तो आपका शायद 13684। अच्छा, अब मेरे अल्फाज सुनो, बहुत मुश्किल नहीं बोल रहा हूं। अब हमने क्या करना है? अब हमने एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना है आई फैमिली का और ई फैमिली का। अब ये बात सुनो गौर से, वो जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन करनी है वो ये है, आई फैमिली में से सेल्स को अलग कर दो और अदर इनकम को अलग कर दो। ये देख रहे आई फैमिली थे ना दोनों, ये दोनों आई फैमिली थे। उसको इस तरीके से करो, सेल्स को सबसे ऊपर टॉप लाइन में ले जाओ और अदर इनकम को आखिर में ले जाओ।
सेल्स को मैच किसके साथ करना है? पहले तो हमने किया था ना ऑल इनकम्स को ऑल एक्सपेंसेस के साथ मैच। सर्कल देखो जरा, ऑल इनकम्स को ऑल एक्सपेंसेस के साथ मैच किया। अब ऑल इनकम्स को ऑल एक्सपेंसेस के साथ मैच नहीं करना, बल्कि बेसिक इनकम को बेसिक एक्सपेंस के साथ पहले मैच करो। मेरा बेसिक इनकम क्या है? सेल्स रेवेन्यू। मेरा बेसिक एक्सपेंस क्या? परचेज करूंगा तो सेल्स होएगी ना। तो जो परचेज में से स्टॉक्स की मैंने एडजस्टमेंट करने के बाद निकाला वो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को पहले साइड पे कर दो, तो मेरे पास जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो मैंने ये इनकम फैमिली में से ये एक्सपेंस फैमिली को लेस किया, तो मेरे पास ये प्रॉफिट आ गया। ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, इसको मैं कहता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। अभी कुछ मज़ीद एक्सपेंस आइटम्स लेस होनी है, कुछ मज़ीद इनकम आइटम्स ऐड होनी है, जो कि इसके अंदर मौजूद थी, जो कि इसमें मौजूद थी। वो क्या है? वो ये है मेरी बाकी मांदा। अल्फाज गौर से सुने प्लीज़। बाकी मांदा एक्सपेंस फैमिली की आइटम्स। क्या बोला मैंने? आसान उर्दू बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल उर्दू बोल रहा हूँ? मैं जानबूझ के अंग्रेजी भी नहीं बोल रहा यार, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। बाकी मांदा एक्सपेंस आइटम्स की लिस्ट बना लो। ये मैंने लिस्ट बना ली और उनको माइनस कर दो इस ग्रॉस वाले प्रॉफिट में से। ये बाकी मांदा एक्सपेंस वाली आइटम्स भी माइनस करती मैंने। और अब जो मेरे पास बाकी मांदा इनकम वाली आइटम थी उसको ऐड कर दो। तो अब मैं एग्जैक्टली जिस पे पहुंचूंगा वो मेरी प्रॉफिट ही होगी, लेकिन उसको मैं कहूँगा ये मेरा नेट प्रॉफिट है। पहले ग्रॉस था, अब नेट है। तो मैंने क्या किया? मैंने ऑल एक्सपेंसेस को ऑल इनकम्स में से ही माइनस किया, लेकिन कुछ थोड़ा सा तरीका सलीका मैंने अडॉप्ट किया।